निर्मलेभ्यो नमः। मैं प्रोफेसर रामराज उपाध्याय, वरिष्ठ आचार्य पौरोहित्य विभाग, श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली 16। मित्रों, आप सभी लोग संस्कारों के बारे में जानते हैं, लेकिन उन संस्कारों में विशिष्ट क्या है, इसे जानना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए मैं आज चूड़ाकरण संस्कार के विषय में आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं। पारस्कर गृह्य सूत्र के अनुसार जो सभी संस्कारों के लिए मान्य ग्रंथ है, चूड़ाकरण संस्कार किस प्रकार संपादित हों, उसका क्या महत्व है, इन सभी विषयों पर सामान्य रीति से यहाँ प्रकाश डाला जाएगा। हम सभी लोगों के घरों में मुंडन संस्कार या चूड़ाकरण संस्कार या दोनों संस्कार होते हैं। मित्रों, मुंडन और चूड़ाकरण एक ही प्रकार से किया जाता है, इसलिए पद्धतियों में उसकी विधि एक ही जगह वर्णित है। क्योंकि चूड़ाकरण में शिखा का स्थापन होता है और मुंडन में पूरे बालों का मुंडन कर दिया जाता है। तो प्रथम बार संपूर्ण केशों का मुंडन संस्कार के अंतर्गत आता है और उसके बाद उसमें शिखा को रख लेना, जो मुंडन संस्कार के बाद होता है, वह चूड़ाकरण संस्कार हो जाता है। तो ये दोनों प्रक्रियाएं एक ही तरीके से संपादित होती हैं, इसलिए इसकी एक विधि को जान लेने से दोनों विधियों का ज्ञान हो जाता है। अश्वलायन गृह्य सूत्र में इस संस्कार का फल बताते हुए कहा है कि दीर्घ आयु, सौंदर्य और कल्याण की प्राप्ति की कामना के लिए मुंडन संस्कार कराना चाहिए। और चरक लिखते हैं कि केश, समश्रु, नखों के काटने से पौष्टिकता, बल, आयुष्य, सुचिता और सौंदर्य की प्राप्ति होती है। इसलिए संस्कारों की प्रक्रिया में चूड़ाकरण संस्कार का या मुंडन संस्कार का विधान दिया गया है। इसकी विधि में हम सभी लोग देखते हैं कि प्रायः हम लोग अपने बच्चों का जब मुंडन संस्कार कराते हैं तो किसी प्रसिद्ध स्थान में, देवी देवता के स्थान में जाकर के और वहां पर मुंडन कराते हैं। यह विधि
पारस्कर भी लिखते हैं कि यथा मंगलम व सर्वेशाम, जो आपके कुल का आचार है, कुल के आचार के अनुसार आप उसे संपादित करें। या सांवत्सरिकस्य चूड़ाकरणम, अर्थात 1 वर्ष में चूड़ाकरण संस्कार करें, या तीसरे वर्ष में करें, या तीसरे वर्ष से थोड़ा सा कम रहे, तृतीय व अप्रतिहते, तो इस समय में जन्म से लेकर गिन करके संस्कार किया जा सकता है। तो सबसे पहले काल निर्धारण करते हैं, समय का निर्धारण करते हैं कि शुभ दिन, शुभ नक्षत्र, शुभ वारों को देख करके, और जब व्यक्ति कराना चाहे, पहले वर्ष में भी, तीसरे वर्ष में भी, या तीसरा वर्ष थोड़ा कम हो, तब यह संस्कार करा लेना चाहिए। और इसमें जो विधि है, विधि बहुत ज्यादा क्लिष्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा इसको समझना है, क्योंकि इसके समझने से जो यह क्रिया की जाती है, इस क्रिया का जो प्रभाव है, वह प्रभाव अत्यधिक हो जाएगा। क्योंकि मुंडन तो कराते हम सभी लोग हैं, लेकिन यदि उस मुंडन को एक विधि के अनुसार कर लिया जाए, तो उस मुंडन का जो फल है, वह फल बालक के मस्तिष्क पर पड़ता है। बालक के सिर से बालों को अलग किया जाता है, तो वह मस्तिष्क की वृद्धि और सिर की पुष्टता में भी सहायक होता है। इसलिए मुंडन संस्कार को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब वहां पर विधि में क्या बतलाते हैं? कहते हैं कि 3 ब्राह्मणों को भोजन कराकर और कुमार को स्नान करा करके, नया वस्त्र पहना करके, सबसे पहले 14 आहुतियां देनी चाहिए। इन आहुतियों में आघार आज्य संज्ञक आहुतियां हैं, और उसके बाद प्रायश्चित्त आहुतियां हैं, और फिर स्विष्टकृत आहुतियां हैं। मतलब घी से पहले हवन करने का विधान है, और उसके बाद ठंडे जल में थोड़ा गर्म जल मिला करके, उस जल में नवनीत का पिंड या घृत पिंड या दधि डाल करके केश का क्लेदन किया जाता है। क्लेदन मतलब भिगोना, केशों को भिगोया जाता है। लेकिन इसमें कहते हैं कि जो मुंडन होता है, उसमें ये पूरा केस 3 भागों में बटा है। एक तो दाहिनी ओर भाग, इसको दक्षिण गोदान कहते हैं, और एक पीछे का भाग जो पश्चिम गोदान कहलाता है, और एक उत्तर की ओर का भाग जिसको हम कहते हैं उत्तर गोदान। गोदान से यहां पर भ्रांत होने की आवश्यकता नहीं है। गोदान का मतलब गाय का दान नहीं है। वहां आचार्य व्याख्या करते हैं कि गावः केशा दीयन्ते, अर्थात जहां केशों को काटा जाता है, तो वह भी एक गोदान है। केश समूह को गोदान कहते हैं हरिहर जी अपने भाष्य में।